नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही साथ आप हमें 7045220000 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल भेजें और हम पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और शो में आज हमारे साथ हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। नमस्कार नंदा। तो विरल जी से हम दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत शुरू करें उससे पहले काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक हमने चुना है जो कि है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या होता है और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सिबिल स्कोर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कौन से फैक्टर हैं जो आपके सिबिल स्कोर पर असर डाल सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम आज अपने गेस्ट से बातचीत करेंगे। तो विरल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, सिबिल स्कोर हम अक्सर सुनते हैं जब भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। काफी कॉमन ये वर्ड है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो शायद दर्शकों तक नहीं पहुंची है, कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसे हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से थोड़ा सा क्लियर आउट किया जाए। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सिबिल स्कोर आखिर क्या होता है। डेफिनेटली, देखिए जनरली कैसा होता है, तो क्रेडिट स्कोर में अगर हम देखेंगे तो सिबिल ये एक कंपनी होती है, राइट। और जब हम क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं तो क्रेडिट स्कोर में बेसिकली ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज क्रेडिट स्कोर देते हैं। अभी ये सिबिल एक कंपनी होती है और वो 3 अंकों का नंबर यानी 300 से लेकर 900 तक ये रिलीज करते हैं, यानी उसको सिबिल स्कोर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो लोन होता है, और आप अगर क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो जब आप लेने जाते हैं लोन या आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तब ये स्कोर चेक किया जाता है। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि सिबिल स्कोर यानी आपकी एक रेपुटेशन, आपकी एक क्रेडिट रेपुटेशन की तरह से उसको देख सकते हैं। ऑल राइट सर, जिस तरह से आपने इस बात को मेंशन किया कि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किस तरह से आपकी पेमेंट टाइमली हो रही है या नहीं, या फिर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, ज़्यादातर हम इस तरह की भी केसेस देखते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद अगर उन्होंने समय पर इसकी पेमेंट नहीं की तो उनका सिबिल खराब हो जाएगा। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? डेफिनेटली, देखिए इसका एक पैरामीटर होता है दीपाली की वो चीज देखनी होगी। यहाँ पे देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कोर, जिससे जैसे अगर हम देख सकते हैं कि 750 से लेकर अगर 900 किसी का स्कोर होता है तो वो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं उसको, उससे लोन आसानी से मिल सकता है और ब्याज दर भी जो होती है वो कम हो सकती है। अगर हम 700 से 749 किसी पर्सन का क्रेडिट स्कोर निकल कर आता है, सिबिल स्कोर निकल कर आता है, तो उसको भी अच्छा कह सकते हैं, लोन आसानी से मिल सकता है। पर जो ब्याज दर होती है उसमें नेगोशिएशन नहीं मिल सकता है। पर किसी का स्कोर अगर 650 से लेकर 699 तक है तो उसको एवरेज गिना जाता है। ब्याज दरें कम तो डेफिनेटली नहीं हो सकती है, लोन मिलने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर किसी का स्कोर 650 से कम होता है तो ये उसको बहुत ही कमजोर स्कोर कहा जाता है, जहां पे आपको लोन रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। ऐसा कहते हैं दीपाली कि जो 750 और 750 अबव जिसी का स्कोर है उसको लोन काफी अच्छे से मिल सकता है, उसका वो सेफ जोन के अंदर है, उसको चाहे क्रेडिट कार्ड हो या चाहे कोई भी लोन हो वो आसानी से मिल सकता है। ऑल राइट सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सिबिल स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके जरिए आप सिबिल स्कोर को बूस्ट भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली दीपाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देयर आर 4-5 एस्पेक्ट्स, जिसमें से सबसे पहला है कि पेमेंट हिस्ट्री। उसका मुझे लगता है कि पैरामीटर ऑलमोस्ट 35%, अगर मैं 100% को देखूं ओवरऑल क्रेडिट स्कोर को या सिबिल स्कोर को,
तो 35% का जो वेटेज होता है वो पेमेंट हिस्ट्री पे होता है। रिक्वेस्ट यही होती है लोगों से कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपको अच्छा रखना है तो आप एक भी दिन की देरी मत करिए। आपके लोन रीपेमेंट में या क्रेडिट कार्ड पेमेंट में आपको टाइमली उसको पेमेंट करना है। अगर आप ऑटो डेबिट रख सके तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा हो। फिर क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी मैं कितना क्रेडिट जो मुझे मिलता है उसका कितना यूटिलाइजेशन मैं करता हूं, उसका भी पैरामीटर ऐसा है कि 30% के आसपास का आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन का पॉइंट रखिए। फिर क्रेडिट की जो आपकी हिस्ट्री होती है उसकी लेंथ जो रहती है उसका जो पैरामीटर होता है वो 15% होता है आउट ऑफ 100। जो आपने एक साल के अंदर कितनी बार लोन लिया या कितनी बार क्रेडिट लिया है वो काफी अच्छे से वहां यहाँ पे देखते हैं। और जितना रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, जितना क्रेडिट आपने टाइमली पेमेंट किया रहेगा, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी काफी अच्छी स्ट्रेंथफुल बन सकती है। और जब भी आप लोन लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोन लेना, एक ही लोन के ऊपर ज्यादा निर्भर मत रहना। चाहे वो होम लोन हो तो पूरा आपने होम लोन ले लिया, यानी आपका अगर लोन लोन पूरा 100% होम लोन है ऐसा मत करिए। आपको अगर जब हो सके तो क्रेडिट कार्ड से भी लोन लेने की कोशिश कर सकते हैं, पर्सनल लोन से भी ले सकते हैं, यानी लोन का जो मिक्स है वो रखिए। और बूस्ट की बात आपने जो कही उसमें एक ही बात है, आपका ईएमआई जो है या तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको टाइमली पेमेंट करिए। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट आपको रखनी है वो 30% से नीचे रखने की कोशिश करिए। कोई भी पुराना क्रेडिट कार्ड हो या कोई पुरानी लोन हो, लोन को कंसोलिडेट करिए और उसको चुका दीजिए, खत्म कर दीजिए। जितनी हिस्ट्री अच्छी होगी उतनी अच्छा होगा। बार बार लोन के लिए अप्लाई मत करिए। और गलत, यानी देखिए कैसा होता है कि आप एक बार फ्री में आपका स्कोर चेक कर सकते हैं, जो भी क्रेडिट अथॉरिटी कंपनीज है उसमें से एक सिबिल आती है। तो बार बार क्रेडिट स्कोर को चेक मत करिए, आप साल में एक बार रखिए जो फ्री में भी अवेलेबल है। ऑल राइट सर, ये भी जानना चाहेंगे क्या सिबिल स्कोर का असर, जिस तरह से आपने बोला कि लोन अप्रूवल पर तो खास तौर पर दिखाई देता ही है, चाहे एक तरफ हम देखें किसी का अच्छा है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी गुंजाइश है, ऐसे में क्या इंटरेस्ट रेट भी इसके हिसाब से वेरी करते हैं? एब्सोल्युटली। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ना दीपाली, उतना आपका जो क्रेडिट लेने की क्षमता या इंटरेस्ट रेट में आपको अगर नेगोशिएशन करना है, राइट, आपने अगर हर बार टाइमली पेमेंट किया है और आपका स्कोर 750 के प्लस जाता है और 800 के प्लस जाता है, तो आप आपके बैंकर जो इंस्टीट्यूशन है या तो जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उनको आप कह सकते हैं कि भाई मेरा जो कोई एक पर्टिकुलर पेमेंट अटका हुआ रहेगा या तो मैंने नहीं भरा रहेगा टाइमली या मिस हो गया रहेगा, तो वहां पे आप जो पेमेंट करना है उसके जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं उसके लिए आप नेगोशिएशन कर सकते हैं आपके हिस्ट्री के बेसिस के पॉइंट के ऊपर। और आप कोई नया लोन भी लेने जाते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी अच्छी रहेगी या स्कोर काफी अच्छा रहेगा, तो ओवरऑल लोन मिलने में जल्दी आसानी होती है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है और इंटरेस्ट रेट पे आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। ऑल राइट सर, लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि कैसे कोई, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हो कि सिबिल स्कोर चेक कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें कोई टाइम लाइन या कुछ समय सीमा भी होती है कि महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, कितने समय के अंतराल के बाद सिबिल स्कोर को चेक किया जा सकता है और कैसे? देखिए वैसे तो आप हर महीने भी चेक कर सकते हैं, बट बार बार चेक ना करें, ये मेरी गुंजाइश यही है कि उनके सिफारिश यही है कि कम से कम साल में एक बार चेक करिए आपका क्रेडिट स्कोर। और जब आप लोन लेने वाले हैं तो उससे कम से कम 2 या 3 महीने पहले आपको आपका क्रेडिट स्कोर रेडी रखना है कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर अगर खराब भी है तो उसको मैं 2 या 3 महीने के अंदर कैसे अच्छा कर सकूं। क्योंकि अभी तो आरबीआई ने ये भी कह दिया है कि आप एवरी 15 डेज में भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, जो शायद से पहले वंस इन अ मंथ हुआ करता था। तो मुझे लगता है आरबीआई भी काफी प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है। और जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रेपुटेशन, उतना आपको आगे जाकर जब आपको सही में लोन की रिक्वायरमेंट है तब आपको आसानी से मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विरल जी, आपका सिबिल स्कोर से जुड़े हर एक पहलू पर तमाम जानकारी देने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जिन्होंने ये शो देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कई सारे मिथ दर्शकों के दिमाग में रहते हैं और जिसे हमने पूरी कोशिश की आज दूर करने की। चलिए, तो बात होगी सिबिल स्कोर की और अब शुरुआत करते हैं हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत की। विरल जी, पहला जो पोर्टफोलियो है हमें भेजा है लखनऊ से, इनकी उम्र 35 साल है और इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो ये
मंथली सिप कर रहे हैं 3,75,000 की, और ये चाहते हैं कि 45 साल की उम्र में ही ये फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य हासिल कर ले। तो पोर्टफोलियो में क्या कुछ है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। इनके पास HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें ये 70,000 का निवेश कर रहे हैं। HDFC मिड कैप फंड में भी 60,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में भी ये 40,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ SBI कॉन्ट्रा फंड 30,000, बंधन स्मॉल कैप फंड 30,000, निफ्टी 20 ETF के जरिए 28,000 के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा HDFC लार्ज इन मिड कैप फंड में भी 15,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो कई सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में मौजूद है। पूरी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो क्या राय आपकी तरफ से रहेगी विरल जी, जो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं 45 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम का, उस लिहाज से इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? देखिए दीपाली, काफी अच्छी तरीके से उन्होंने ये पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली बिल्ड किया है। थोड़ा ओवर एम्बिशियस उसको मैं कह सकता हूं कि जो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, क्योंकि 45 इयर्स में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, बात तो अच्छी है, फायर मूवमेंट की बात करना है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली होना है। फंड का एलोकेशन भी काफी अच्छा है। ओवरऑल मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप सभी का कॉम्बिनेशन है। मिड कैप में एक्सपोजर, स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा है। वैसे देखे तो इंडेक्स फंड्स यानी ETF और पैसिव और एक्टिव दोनों की स्ट्रेटेजी मिलाकर वो कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े से फंड्स अगर कम करे, ओवरऑल 6-7 फंड में आपका अपना पोर्टफोलियो रखे, डाइवर्सिफाई रखिए, और ज्यादा अगर फंड्स रखते हैं तो उसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन की साइन कहते हैं। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वो और थोड़ा एग्रेसिव अगर हो सकते हैं तो कोशिश करिए। वैसे उनकी SIP शायद से कैश फ्लो परमिट करता है, इसके लिए वो काफी अच्छी तरीके से SIP कर रहे हैं। पर पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूंगा, पैसिव और एक्टिव दोनों का मिश्रण रखना है तो रख सकते हैं, बट 6 से 7 फंड में अपना पोर्टफोलियो है उसको सीमित रखिए। बिल्कुल, तो फंड्स की संख्या को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से विरल जी ने आपको बताया कि 6 से 7 तक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने फाइनेंशियल टारगेट की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ ईमेल के ज़रिए एक दर्शक ने हमें अपना सवाल भेजा है, और हम बता दें आपको, आरव है, इन्होंने जूनागढ़ से अपना सवाल भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में खास तौर पर जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ दी है, 7,000 की सिप ये शुरू करना चाहते हैं और 15 से 18 साल में इनका जो लक्ष्य है वो 1.5 करोड़ तक का है। तो क्या राय आपकी तरफ से? मुझे लगता है ये नए निवेशक है, नए तरीके से प्लानिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली 7,000 के SIP से वो 1.5 करोड़ का तो टारगेट नहीं कर पाएंगे। कम से कम उनको 10% से स्टेप अप करना होगा, तो वो ओवरऑल 7,000 की सिप और 10% से अगर वो स्टेप अप करते हैं तो वो 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। मेरे हिसाब से उनको एक इंडेक्स फंड रखना चाहिए लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2,500 की वहां पे करिए, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप में 2,000 की SIP करिए, मिड कैप का फंड जो है उसमें 1,500 की SIP करिए, और स्मॉल कैप का जो फंड है उसमें 1,000 की। यानी ये ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज कैप का रखिए। सिंपल तरीके से स्टार्ट करिए, इंक्रीज जितना हो सके उतना कोशिश करिए। देखिए टारगेट आपको रिवाइज भी करना होगा। अगर आप 10% स्टेप अप नहीं कर पाएंगे तो आपका जो लक्ष्य है, जो आप सोच रहे हैं, वो 7,000 के SIP से आप नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको बार बार टारगेट को रिव्यू करना पड़ेगा। बट 4 फंड्स रखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज कैप। ये कॉम्बिनेशन से आप 7,000 की SIP से 4 फंड से आप स्टार्ट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो 10% स्टेपअप के साथ आप आगे भी इसको रिव्यू कर सकते हो, और जिस तरह से विरल जी की तरफ से आपको बताया गया कि 4 फंड्स अलग अलग बास्केट के हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं, कृष्ण शर्मा गाजियाबाद से। सर स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। चलिए हम इनके पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार योर मनी में हम विरल जी से बातचीत कर रहे हैं अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर, और अब हमारे साथ गाजियाबाद से कृष्ण जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी अपना पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है। अभी मेरे पास पराग परिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड क्वांट का स्मॉल कैप है, जिसमें मंथली में 40,000 का मेरा SIP होता है, तीनों में डिवाइड करके। एंड उसके अलावा मैं 10,000 का मंथली NPS करता हूँ, एंड 10,000 15,000 के आसपास मैं स्टॉक बाय करता हूँ। तो मेरा मंथली एक 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, और मेरी एज अभी 35 ईयर्स है,
और अभी जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है दैट इज अराउंड 25 लाख रुपीज का। और मेरा कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है एंड कुछ S&P 100 जो यूएस की लिस्टेड कंपनी है उसमें भी है। तो मोटा मोटी 70,000 का मंथली है, 25 लाख के आसपास का मेरा अभी तक पोर्टफोलियो है, 35 मेरी एज है। एंड मुझे ऐसा है कि टिल 45-47 आई वांट टू एक्यूमुलेट एक 3 करोड़ का फंड। तो ये इनफ होगा इतना इन्वेस्टमेंट, या मुझे और क्या इसमें बदलाव करने चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में? ऑल राइट, तो 35 साल इनकी उम्र है और जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी अभी तक 25 लाख का पोर्टफोलियो ये तैयार कर चुके हैं। काफ़ी डाइवर्सिफाई इनका पोर्टफोलियो विरल जी दिखाई दे रहा है और इन्होंने टारगेट ये रखा है कि क्या ये 45 से 47 साल के बीच में अगर इसी फंड्स के साथ, इसी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या 3 से 3.5 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल कर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली दीपाली काफी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। मुझे दिक्कत यहाँ पे कोई दिख नहीं रही है। मुझे सिर्फ उनको यही क्वेश्चन है दीपाली कि एक इन्फ्लेशन को उन्होंने ध्यान में रखा है कि नहीं, और अगर वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है तो मैं ये उनको एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर यहाँ से वो सिर्फ 10% की अगर स्टेप अप भी करते हैं ना, तो भी वो कम से कम 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का कॉर्पस जमा कर पाएंगे ओवरऑल। तो जो SIP अमाउंट कर रहे हैं, फंड सिलेक्शन काफी अच्छा है। सिर्फ एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाइब्रिड फंड का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम वॉलेटाइल होता है। स्टेबिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड को वो शामिल कर सकते हैं। बाकी एक्सीलेंट फंड सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी का जो लेयर है वो मिसिंग है, तो इसके लिए मैंने हाइब्रिड के सिलेक्शन कहा। और अगर 10% का स्टेप अप करते हैं तो कम से कम 4.5 से 5 करोड़ का भी कॉर्पस वो इकट्ठा कर पाएंगे 12% अनुमान से आने वाले सालों में। जी, तो बढ़िया पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर 10% स्टेप अप की है। और अगर आप ये ऐसा करते हैं तो जिस तरह से विरल ने आपको ये सलाह दी कि 5 करोड़ तक का जो कॉर्पस है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ गाजियाबाद से कॉलर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। नमस्कार मैडम। जी, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं। बिल्कुल सर, बताएं। हाँ मैडम, मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने 2 स्मॉल कैप, 2 फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है मेरे पास में। करीब 12,500 की मेरी SIP है और मुझे करीब अगले 25 सालों में 5 करोड़ का कॉर्पस जो है करना है उससे। तो मुझे अपनी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में एक तो बात करनी है कि मेरा डाइवर्सिफिकेशन कैसा है फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप और मल्टी एसेट के साथ में। दूसरा, क्या कुछ चेंज रिक्वायर्ड है? ऑल राइट, तो यहाँ पर ये मंथली सिप कर रहे हैं 12,500 की, और जो इन्होंने टारगेट रखा है विरल जी, अगले 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य ये हासिल करना चाहते हैं। और 2 साल पहले ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। तो जो इनका पोर्टफोलियो है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। इनके पास HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 70,000, HDFC मिड कैप फंड में ये 60,000 का कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, और SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 30,000 का इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से है। चूंकि उन्होंने जो समय सीमा बताई है विरल जी वो 20 साल की बताई है और 20 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, पोर्टफोलियो वाइज देखने जाए ना दीपाली, तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मिड कैप स्मॉल कैप ही अगर आप 15, 20, 25 साल तक रखते हैं तो आपको 12% अनुमान से आपके टारगेट के नजदीक पहुंचा सकते हैं। फिर भी टारगेट काफी ओवर एम्बिशियस है। मुझे लगता है 10 to 15% का अगर वो स्टेप अप करते हैं तो डेफिनेटली वो टारगेट के नजदीक पहुंच पाएंगे। बट ये जो अमाउंट कर रहे हैं पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है। फंड यही बने रहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस भी देखिए ये फंड का काफी अच्छा है। डेफिनेटली फ्यूचर में गारंटेड नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स दिया है, आगे भी ये उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। और उनका टाइम होराइजन यहाँ से 15 से 20 साल का है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट डेफिनेटली 10-15% से SIP करते हैं, एग्रेसिव और बनते हैं अपने ओवरऑल स्ट्रेटेजी में, तो वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। राइट, जिस तरह से विरल जी ने आपको बताया कि अगर आप 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको SIP बढ़ाने की ज़रूरत है, और करीब 50,000 तक अगर आप SIP को लेकर जाते हैं तो हो सकता है आसानी से आप अपने टारगेट को हासिल कर लें। चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, रविशंकर पांडे। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए। मैम, मैं टोटल मेरा 7 SIP है और 16,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे अभी और 8 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, तो मुझे अभी इसमें कोई चेंजेस अगर करने हैं कि नहीं? सर, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 35 है।
ऑल राइट, तो 35 साल की इनकी उम्र है और मंथली सिप 16,000 की है और जो इनका टारगेट है 15 साल में 1.5 करोड़ जुटाने का है। पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात करें तो अभी ये 8 लाख की है। और नज़र डाल लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन सी जो फंड्स हैं मौजूद हैं। एक्सिस लार्ज कैप फंड 2500 निवेश कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी 1,000 का निवेश है। एसबीआई फोकस्ड फंड में 1500 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो इनका सिलेक्शन है सर फंड्स का, क्या वो सही है? देखिए दीपाली, हमेशा हम कहते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी का फंड होना चाहिए और एक ही एएमसीज का एक फंड होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि पोर्टफोलियो में एक ही एएमसीज के 2-3 फंड्स ले लेते हैं लोग और एक ही कैटेगरीज के 2-3 फंड ले लेते हैं, तो वहां पे वो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बिगड़ जाता है। इनके केस में भी यही हुआ है। 2 स्मॉल कैप रखे हैं, एक एक्सिस का रखा है, एसबीआई का। मेरे हिसाब से कोई भी एक फंड को चुनिए। मुझे लगता है कि एक्सिस के स्मॉल कैप से वो आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिड कैप फंड उन्होंने ओवरऑल रखा है, मिराई का और पिजिम का, तो मुझे लगता है वो भी एक ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मिराई के मिड कैप से आगे बढ़िए। फ्लेक्सी कैप का चॉइस काफी अच्छा है, पराग परिक का है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल फंड को थोड़ा सा डुप्लीकेशन जो है उसको कम करने की जरूरत है। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका जो अचीव करना है वहां पे वो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। अगर वो 5 से 10% की स्टेप अप करते हैं, अभी जो एसआईपी कर रहे हैं उससे वो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख के आसपास टारगेट हासिल कर पाएंगे। थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, 10% से स्टेप अप करते हैं तो 1.5 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो 10% टॉपअप की यहाँ पर सलाह आपको दी गई है और साथ ही साथ जो डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स है इसे आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है, इसे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल बताएं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मैं मेरी वाइफ और मेरे नाम से 2.5 लाख रुपए की मंथली एसआईपी जाने देता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में ये सोच के पैसा लगातार डालता रहता हूँ कि शायद यहाँ कभी भी मुझे लॉस नहीं होगा और दूसरा कैपिटल सुरक्षित रहेगी। रिटर्न की इतनी इच्छा मैं ज्यादा नहीं करता कि अपने आप रिटर्न फंड मैनेजर मुझे अर्न करके देता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्चुअली मेरे 10 से 15 फंड्स हैं। अभी मैं वैसे नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास लिस्ट अभी नहीं है सामने मेरे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे इसको कंटिन्यू करूं या इसको कुछ और तरीके से मैं इसको मैनेज करूं। सर, कितने वक्त से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फंड वैल्यू है तकरीबन मेरी 3.5 करोड़ के आसपास है। कितना वक्त हो गया सर इन्वेस्टमेंट करते हुए? मुझे 7 साल के आसपास कुछ है। ऑल राइट, तो पिछले 6 से 7 साल से इन्होंने निवेश जारी रखा है और अभी जो इनकी विरल जी मंथली सिप जा रही है वो 2.5 लाख की जा रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ को पार कर चुकी है और इनकी मंथली सिप 2.5 लाख है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 करोड़ के पार पहुंच गई है। तो ये जानना चाह रहे हैं जो इनका डाइवर्सिफिकेशन है उस तरफ हम नजर डालें तो लार्ज एंड मिड कैप में 40% का इनका एलोकेशन है, स्मॉल कैप फंड में ये 30% कर रहे हैं और मिड कैप में 30% का इनका एलोकेशन है। तो क्या ये जो डाइवर्सिफाई इन्होंने किया है अपने पोर्टफोलियो को, ये सही है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो उन्होंने शुरू में जो कहा कि म्यूचुअल फंड कैपिटल लॉस नहीं होता है, डेटा के दे ही देता है। डेफिनेटली ये चीज हो सकती है बट शॉर्टर ड्यूरेशन में नहीं हो सकती है। हालांकि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उन्होंने कहा 6 से 7 साल काफी अच्छा है, क्योंकि 6 से 7 साल में कम से कम 5 साल तो ऐसे ही है कि जिन्होंने मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अभी से लेकर अगर आपका टाइम होराइजन और 5 साल या 10 साल का है तो डेफिनेटली आप ये उम्मीद लगाकर चल सकते हो कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। बट अगर आप यहाँ से ऐसे कहोगे कि मेरा जो टाइम होराइजन है वो 1 या 2 साल का है, ज्यादा से ज्यादा मैं 3 साल तक रखूंगा, तो मार्केट कोई भी साइड पर जा सकता है। मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और मार्केट अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में मार्केट को प्रेडिक्ट करना और रिटर्न आना वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है म्यूचुअल फंड के केस पे। पर हाँ, अगर आप एक बार 5 साल 7 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन रखते हो, राइट, आपके अभी के यहाँ से अगर आप पोर्टफोलियो की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि 5-7 साल का टाइम होराइजन रखिए।
आपका ओवरऑल एक्सपोजर काफी अच्छा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में आपने परसेंटेज वाइज एलोकेशन किया है। फंड्स थोड़े से ज्यादा है, अगर आप 6 से 7 फंड में आपका पोर्टफोलियो सीमित रखते हो तो काफी अच्छा है, बट ओवरऑल दिक्कत कुछ नहीं है, काफी अच्छा कॉर्पस आपने जमा कर दिया है। और अगर आप 5 साल 7 साल रखोगे यही पोर्टफोलियो को तो आपका एक अच्छा सा खासा कॉर्पस आपका बन सकता है। चलिए चलिए, इसी के साथ वक्त इतना ही है। विरल जी, थैंक यू सो मच, आज आपने योर मनी के लिए अपना वक्त निकाला, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इसी तरह से आप अपने सवाल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हमें भेजते रहे और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।